Students, today I am going to give you something about related about permeability, and also energy of electromagnetic wave. एक स्टूडेंट ने पूछा, शायद अमेरिका से, सर परमिएबिलिटी और परमिटिविटी पे क्या फर्क इस पे पड़ता है डीसी पर? तो सबसे पहले ये है कि वो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ परमिएबिलिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब परमिटिविटी की बात आती है तो परमिटिविटी की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की याद आती है। अब देखो, जैसे ये आपको कैपेसिटर है, ये चीज आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी प्लेट्स के बीच हम रख रहे हैं कोई पदार्थ। ये करता क्या है, पोलराइज होता है और ये पोलराइजेशन इसमें आता है इस तरफ का, इसे माइनस इधर प्लस। तो इस तरह से ये जो इसका ये पार्ट होता है, तो लास्ट वाला ये कैंसिल नहीं हो पाता और प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसको पोलराइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, हमने ये इंटरनल लिखा हुआ है। मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है उसको ये डिक्रीज कर दे रहा है। तो अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी है ये एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ ये जो रेशियो मिलती है P अपान T माइनस EI, क्योंकि एक घट रहा है, दिस इज एप्सिलॉन R। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैक्यूम के स्थान पे कोई दूसरा मीडियम है तो जो परमिटिविटी है इट विल इंक्रीजेस टू एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। आप एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन नॉट के लोगों में लिखा हुआ है कुरान से। ये आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई मीडियम आता है तो जो परमिटिविटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R। इसलिए अगर ये एप्सिलॉन R नहीं होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मीडियम इट डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। एक चीज होगी, दिस इज परमिटिविटी। आप समझ गए होंगे व्हाट इज रोल ऑफ मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी मीडियम से होकर के गुजरे, जैसे कोई आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वहाँ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है वैक्यूम की परमिटिविटी में, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाता है, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। आइए हम लोग देखते हैं परमिएबिलिटी के केस में क्या होता है।
परमिएबिलिटी। हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जहाँ भी परमिएबिलिटी की बात आती है हमको याद आती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसमें परमिएबिलिटी की बात आती है। आप लोग लिखते हैं V पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I रियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, या V पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है QV बाई R स्क्वायर, ये चीज होगी। ये म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप कहोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जा रही है किसी मीडियम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ अपोज नहीं होता है। आप देखो यहाँ हमने मैग्नेट लगा दिया नॉर्थ पोल, इधर हमने लगा दिया साउथ पोल, और बीच में हमने रख दिया, कोई मान लो हमने रख दिया ये आयरन, मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये आयरन। तो देखो यहाँ से जो चलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इसमें से होकर के जाएगी, इसमें से होकर के जाएगी, लेकिन आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी उनको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, उनको भी ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हुआ इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अपोज नहीं कर रहा, इट डज नॉट अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड। वो कब क्या रहा है, अगर अपोज नहीं कर रहा तो इट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड। वहां क्या था, any medium decreases electric field and here any medium increases magnetic field। तो अगर इंक्रीज कर देता है तो म्यू क्या हो जाता है, परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, म्यू नॉट म्यू आर। ये म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। हम समझते हैं परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने ये माना कि ये जो निर्वात है ये सपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट टाइम से, और अगर और कोई मीडियम रखते हैं तो ये जो उसको सहायता करता है मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस होने में, उसमें और वृद्धि हो जाती है, और कितनी गुना जो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है उतनी गुना उसमें वृद्धि हो जाती है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज कर जाता है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹, और म्यू 0/4 पाई इक्वल म्यू 0/4 पाई इक्वल 10⁻⁷। ये क्या है, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और ये क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर,
ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये। अब दोनों का जरा हम मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करके इसमें इससे डिवाइड करें। ये 1 है आपका, ये 2 है। 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इट गिव्स, तो ये ऊपर जाएगा 9 × 10⁹ अपान 10⁻⁻7। ये होगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर इंटू न्यूटन और बटे एम्पियर स्क्वायर इनसे ऊपर चला जाएगा। ये न्यूटन कट गया आपका। ये देखो आया 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, कूलॉम के ऊपर आई थी एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर या सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखे ये कैंसिल हो गया। मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, इसका अगर हम लोग रूट देते हैं तो ये आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिट ऑफ स्पीड, ये स्पीड की यूनिट है। और ये स्पीड कहाँ है? सर फोटो ने बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो c पर स्पीड ऑफ लाइट पर 1/μ0 एप्सिलॉन। अब आपको ये समझ में आया होगा कि सी का इसकी क्या रिलेशन है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हुई। अब देखो हम जरा इसको देखते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड charge can produce electromagnetic wave। हमारे अपने चैप्टर की तरफ इसको हम देख रहे हैं। V/μ0/4π into 4πε0/4πε0 Q/r² into V। तो 1/4πε0 Q/r², दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 4π से कट गया, यहाँ बचा μ0ε0 into E into V। अब देखो इसमें E/V μ0ε0। अब E/V हम लोग निकालते हैं। देखो तो हम तो मिलेगा क्या, E/V इक्वल, ये इधर आ जाए 1/μ0ε0 into V। 1/μ0ε0 it is c² by V। If the speed of charge, V tends to c, अगर इसकी स्पीड इतना ज़्यादा हो जाए कि लाइट की स्पीड हो जाए तो यहाँ हमको मिल रहा है E/c।
V equals C. This is the electromagnetic wave. This is the formula which we study in our electromagnetic wave. Means E equal BC. I think you will get your answer. What is relation of epsilon naught, mu naught and C, connection with C. अब देखो, हम आते हैं उस मेन फार्मूले की तरफ। BC इक्वल टू P। अब P बाई B इक्वल C। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो C होता है, C इक्वल होता है आपका 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर मीडियम। जब मीडियम की बात आती है तो उससे अफेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उससे अफेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। C इक्वल हो जाता है 1/μ0 μr एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी उससे ऐड हो जाती है। ये दैट इज V, जिसको आप C वही V का देखिए और इसी को हम लोग V कहते हैं। आप देखो V, स्पीड ऑफ लाइट, इन लीनियर, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μr है और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। और इसी को हम लोग कहते हैं, देखो V इक्वल 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इनटू √μr एप्सिलॉन r। दिस इज इक्वल टू C अपॉन √μr एप्सिलॉन r, और इसी को हम लोग कहते हैं C अपॉन N। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम कहने लगते हैं कि C बाई V इक्वल N। ये आप कहीं पर पढ़े हुए हो, C इक्वल N इंटू V, वेयर N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपको कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी। ये चीज या हमने जो उससे निकाला 1/4 पाई, हमने B पर μ0/4 पाई 2V/r²। ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया है इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, और उसी से हमने आपको बताया। फिर यहाँ तो ये चीज हम समझते हैं कि इट विल बी क्लियर फॉर यू। आइए आगे हम चलते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर अभी हमने जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है उतने तक का ही हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उस एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का हमने जवाब दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक मैग्नेट एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड
इक्वल म्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आपका हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2 म्यू नॉट। फॉर ए कंप्लीट साइकिल एनर्जी डेंसिटी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है कि हाफ होगी। तो एनर्जी डेंसिटी आपकी होगी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 4 ई नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। आइए इससे थोड़ी सी माता पच्ची हम लोग करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी आप देखें एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मीन्स बी नॉट सी स्क्वायर उन्होंने लिखा है ई पर बी बी सी अपॉन 4 प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। That is epsilon naught b naught square upon 4 c square equal 1 upon mu naught epsilon naught plus b naught square by 4 mu naught। देखो ये epsilon naught करता है b naught square by 4 mu naught ये बच रहा है, इसको ऐड करो। मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, फिर भी हमको मिल रहा है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी जो ये है तो बी नॉट स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी जो होगी टोटल बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसी तरह से जिसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब ये अगर दोनों बराबर है तो वही से आप सीधी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई नॉट बाई बी नॉट होल स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज सी स्क्वायर और ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल सी। ये रहा एनर्जी डेंसिटी। अब इसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में रह जाता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो
हम समझते हैं कि उसको देखा जाए। एक मिनट में हम उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आप जो है अपने से कुछ पढ़ लीजिएगा, मतलब इसका यूजेस क्या है, नहीं इसकी वेवलेंथ आपको तैयार रखनी है, तो उसको हम लोग देखेंगे। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अधिक हो रहा है, इसलिए इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।